फर्स्टली फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, अब तक 9th वाले चल रहा था। और जितना आपकी अच्छी इमेजिनेटिव पावर होगी उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। सारा खेल ही अब इमेजिनेशन का है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका थर्ड चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उसका पहला हाफ, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, जिसमें हम केवल और केवल मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हाफ में पूरा मैथमेटिक्स है और वो है वेक्टर मैथमेटिक्स। उसके बाद फिर आप फिजिक्स पढ़ोगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें वेक्टर की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हम इतनी मेहनत करके इसको पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज़ है, ठीक है। अब अगर आपको ना एक मैं क्वांटिटी दूं इस तरीके की कि मोहन है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ गया, मतलब ए से बी गया 3 किलोमीटर, ठीक है, और 3 से फिर 10 किलोमीटर यहाँ गया, बी से सी गया, ठीक है। तो आपको मालूम है टोटल डिस्टेंस बताओ, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बताओ? हाँ, 10 + 3 13 किलोमीटर, ठीक है। देर इज नो प्रॉब्लम हियर। यहाँ पे टोटल का मतलब क्या था? प्लस करना। अगर मैं बोलता नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी क्या होता है, सॉरी नेट डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस का मतलब भी कितना होता है? 13 किलोमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब इसी का एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम कि एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स, यही दो वैल्यू लूंगा फिर से मैं। इसमें इधर साइड एक रस्सी है जिसमें हमें 3 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर नहीं, 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और सेकंड वन इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फोर्स? 13, सही है। तो टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स 13 न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेट फोर्स भी कितना होगा? 13 न्यूटन, राइट। 3 न्यूटन को यहाँ से हटाते हैं और उसको शिफ्ट करके यहाँ कर देते हैं। अब बताने जरा, नाउ आपने 10 को 3 में प्लस नहीं किया, नहीं किया, आपने 10 को 3 से क्या किया? माइनस किया। मतलब यहाँ पे टोटल का मतलब प्लस नहीं आ रहा, यहाँ पे टोटल का मतलब वो आ रहा है जो चीज़ हो रही है एक्चुअली में। एक्चुअल में क्या हो रही है कि ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, क्या 10 न्यूटन की फोर्स से जाएगा? नहीं, क्योंकि 3 न्यूटन से कोई यहाँ भी तो खींच रहा है, उतने फोर्स से जा ही नहीं पाएगा। अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो अगर मैं एक और बॉक्स बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ 10 न्यूटन कर दूँ और यहाँ भी 10 न्यूटन कर दूँ, और मैं आपसे टोटल फोर्स बोलूँ, तो कितना आएगा टोटल फोर्स? 0 आएगा। वाई 0? 10 + 10 20 क्यों नहीं? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन तो है, बट आपको ये भी समझना चाहिए। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, अब ना ऐसा है कि फिजिक्स बेसिकली आपकी रियल लाइफ को क्वांटिफाई करता है। क्वांटिफाई का मतलब पता है? आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो तो वो प्रोसेस करने में आपको कितने नंबर की वैल्यू का फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ तो मैंने फोर्स बोल दिया, लेकिन फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। आप हर चीज़ को क्या करना चाहते हो? मेजर करना चाहते हो। मेजर मतलब पता है, जिस डिस्टेंस में एक नंबर आना चाहिए तो जाके किलोमीटर, वेट में एक नंबर आना चाहिए तो जाके न्यूटन या फिर केजी, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पे भी जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो फोर्स में पहले क्या आएगा? एक नंबर, और उसके पीछे क्या आएगा? न्यूटन। और वो जो नंबर आएगा वो एक्चुअल सिचुएशन को जस्टिफाई करना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे 10 + 10 को 20 लिख दूंगा तो मैं बोलूंगा कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। पर क्या एक्चुअल में इसमें 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है? नहीं, क्योंकि अगर एक्चुअल में 20 न्यूटन फोर्स लगता तो फोर्स का मतलब है इसकी मूवमेंट होनी चाहिए थी किसी एक डायरेक्शन में, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ये यहीं पे है। इसका मतलब या तो मेरा जंक्शन गलत है, ये मूव करना चाहिए, या मैंने जो फोर्स निकाला है वही गलत निकाला है। मैंने अभी फोर्स कितना निकाला है? 20 न्यूटन, ठीक है, समझ में आया? इसी की वजह से मेरा जंक्शन भी गलत हो रहा है कि ये मूव करेगा। अगर मैंने पहला ही ये बोल दिया होता कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 0 न्यूटन लग रहा है, तो फिर मेरा एजम्पशन करेक्ट हो जाता, क्योंकि 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है इसलिए मूव नहीं कर रहा। अब कौन सी चीज सेंस बना रही है बताओ? 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो मूव नहीं कर रहा, या 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो मूव नहीं कर रहा? कौन सा वाला एजम्पशन सही साउंड कर रहा है? 0, कि भैया ये मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें नेट फोर्स ही नहीं लग रहा कोई, दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल का मतलब प्लस नहीं था। यहाँ पे हमको टोटल करते वक्त क्या चीज का ध्यान रखना पड़ा? डायरेक्शन का, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हुई वेक्टर मैथमेटिक्स की। किसके स्टार्ट हुई? वेक्टर मैथमेटिक्स। अभी तक जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे थे उसको बोलते हैं एलजेब्रा, आपने पढ़ा भी होगा। एलजेब्रा सिंपल होती है, प्लस लिखा है प्लस कर दो, माइनस लिखा है माइनस लिख दो, मल्टीप्लाई लिखा है मल्टीप्लाई लिख दो। ये मैथमेटिक्स सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के लिए ही कामयाब थी, जहां पे डायरेक्शन को नहीं देखना हो,
जैसे ही डायरेक्शन आ जाती है स्केलर मैथमेटिक्स फेल हो जाती है, क्योंकि स्केलर मैथमेटिक्स तो बोलते हैं टोटल का मतलब सम कर दो, यही था। लेकिन जैसे ही हम वेक्टर मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, वेक्टर मैथमेटिक्स बोलते हैं कि नहीं, आपको ऐड करना है तो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऐड ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसको हमने क्या बोला गया, वेक्टर मैथमेटिक्स। इसके अपने ही रूल है, ऐड करना है तो कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। इसमें ऐड का मतलब ऐड भी नहीं होता, कई बार वो सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये तो फिर भी सिंपल है। अगर मैं आपको इस तरह का एग्जांपल दूं कि एक बॉक्स है जिसमें 10 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा है और 10 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा है, अब बताओ क्या बोलोगे। एक लड़की के अलावा यहाँ मेरे को नहीं लगता कोई यहाँ से दे पाएगा। ठीक है, जीरो लगेगा, 20 लगेगा, यहाँ पे ना तो जीरो लगेगा ना 20 लगेगा, दोनों ही आप कैलकुलेट नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि आपने वेक्टर मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं कि इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कैसे करना है, कि जब दो डायरेक्शन में, अब ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। ठीक है, वेक्टर एडिशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक केवल हमको यही बताया गया कि अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर देंगे। लेकिन अगर 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, 60 डिग्री है, क्या करना है अब तक हमने नहीं पढ़ रखा। तो यही सारी चीजें हम वेक्टर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनको ऐड कैसे करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन में जाने से पहले हमको थोड़ा सा वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वेक्टर क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों है, धीरे धीरे फिर जाके हम वेक्टर एडिशन पे जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसको इरेज कर दें, लिखने वाली कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल आपको ये समझ में आया कि क्यों वेक्टर की नीड पड़ी। ठीक है, चलो गुड। इसका 10√2 आई थिंक निकालना पड़ेगा ये तो, हाँ 10√2 ही होगा से, हाँ। ठीक है, चलो अब वेक्टर्स हैं क्या। ठीक है, अगर वेक्टर को आप ग्राफिकली देखना चाहो, किसके तरह देखना चाहो, ग्राफिकली, तो वेक्टर सिंपल एक डंडी है उसमें एक एरो है, इसको वेक्टर बोला जाता है। क्या है वेक्टर, क्या है, एक लाइन है उसके बाद क्या है, एक एरो है। अब दोनों की एक इंपॉर्टेंस है, ये जो लाइन होती है ना, लाइन की जो लेंथ होती है, दिस इज द लेंथ, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो होता है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बॉक्स में 10 न्यूटन का फोर्स यहां बनाना चाह रहा हूं और 2 न्यूटन का फोर्स यहां बनाना चाह रहा हूं और मैं इसको वेक्टर से दिखाना चाह रहा हूं, तो मैंने दोनों का डंडा सेम लेंथ का बना दिया, दोनों की लेंथ सेम लेंथ की हो गई है, तो ये गलत है। वेक्टर बोलता है ये क्या है, गलत है। वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने इतनी लेंथ को 10 मान लिया है तो 2 को सेम नहीं मान सकते, 2 को क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब जो बड़ी वाली लाइन है उसकी लेंथ लंबी है तो उसका वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी, और जो छोटी वाली लाइन है उसकी लेंथ छोटी है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी। तो वेक्टर क्या है ये बात समझ में आया। ग्राफिकली वेक्टर क्या है, एक लाइन है और उसके ऊपर क्या है, एक एरो है। लाइन क्या देती है आपको, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या देता है, डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं यहां से एरो हटा भी दूं तो क्या मैंने कुछ गलत किया, हाँ करेक्ट किया गलत, क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो मेरे को दो चीजें सिग्निफाई करनी थी कि पहली बात ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और दूसरा कहां पे लग रहा है। अभी मैंने ऐसा रोना है, क्या पता ऐसे लग रहा हूं। अब अगर एरो ही नहीं बनाओगे तो आप एक इंफॉर्मेशन को हाइड कर दे रहे हो कि ये 10 न्यूटन फोर्स लग तो रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। इसलिए कभी भी आप वेक्टर को बनाते हो तो आपको दो चीज सिग्निफाई करनी पड़ेगी, एक तो कितना लग रहा है मैग्नीट्यूड, और दूसरा किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एरो का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ग्राफिकली वेक्टर समझ में आया आपको, ग्राफिकली समझ में आया। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हेड बेसिकली, और इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल बोलता है वेक्टर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो एक बार आप इसको कहीं पर लिख लो, वेक्टर हेडिंग डालो, ऐसा लिखो इसको जल्दी। ठीक है, ये जो लेंथ होती है ये होती है आपके पास मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये होता है आपके पास डायरेक्शन। और एक और तरीके से ग्राफिकली है, ग्राफिकली, और दूसरा इस पॉइंट को बोलते हैं टेल, इस पॉइंट को बोलते हैं हेड।
हेड डायरेक्शन बताता है बेसिकली। अब आम तौर पे जब भी टीचर्स ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले वेक्टर बताएंगे, वेक्टर की डेफिनेशन बताएंगे, एंड देन दे जंप टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर कोलिनियर वेक्टर, यूनिट वेक्टर। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आए, लॉजिकली लाइफ से कनेक्टेड हो। मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाऊंगा पहले, क्योंकि वो रटना हो जाएगा। पहले मैं आपको वेक्टर को यूज़ करना बता दूंगा, उसके बाद आप जब वेक्टर के टाइप पढ़ोगे तो आप थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि एक राम था, ठीक है। अब ये जो राम है, ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। किसकी तरफ गया? ईस्ट की तरफ गया। एंड देन, ठीक है, देन 4 किलोमीटर नॉर्थ, नहीं ईस्ट, और ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बोल दो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। कितने एंगल पे? एट 60 डिग्री एंगल। कितने एंगल पे? 60 डिग्री। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्योंकि मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मेरे को ये सबको पता है ना, आपको ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है? नॉर्थ, ये साउथ, और ये वेस्ट। ठीक है, ये सबको पता है। अब अगर मेरे को 3 किलोमीटर ईस्ट का वेक्टर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा बताओ? एक लाइन बनेगी जो किसको सिग्निफाई करेगी ईस्ट को, और डायरेक्शन मतलब बेसिकली इस तरह से बनेगा, ये हो गया, और यहाँ पे एक एरो आएगा। सही है। ये एरो बता रहा है कि बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, और ये जो लेंथ है ये बता रहा है कितना हो गया ये 3 किलोमीटर साइट, राइट। अब 4 किलोमीटर बनाना है हमको कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब ना वो प्रॉपर नॉर्थ है ना वो ईस्ट है, बीच में कहीं है, और कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो क्वेश्चन है एंटायरली करेक्ट लैंग्वेज में, बट मिक्स, बस मैं सेंस बनाना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा बनेगा। इसकी जो 3 किलोमीटर की लेंथ है इससे तो ज़्यादा लेंथ होगी, क्योंकि ये 3 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर है, राइट। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर आएगा। और दूसरा ये आपको बता रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट के, क्योंकि नॉर्थ है ईस्ट है, इसके बीच में कहीं है, और कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई। और डिस्प्लेसमेंट हम अब तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल तक शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसी से शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये है। इसी को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। यही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये निकालने के लिए बोल रहे हैं हमें। ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आई आपको? क्या मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक है राइट नाउ जिससे मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकूं? क्या आपने मैथ्स में ऐसा कुछ भी पढ़ा है? ट्रिगो। ट्रिगो पहली बात लगती है जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं कहीं। क्या आपने ऐसी कोई चीज पढ़ी है कि आप ये निकाल सकते हो विदाउट हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल? लगाओ, कैसे लगेगी? कैसी कोई चीज पढ़ी है? हाफ बेस इनटू हाइट भी राइट एंगल ट्रायंगल, उससे तो एरिया निकलेगा। वैसे भी एरिया थोड़ा निकालना है आपको, ये लाइन निकालनी है आपको। ये लाइन क्योंकि एक्चुअली में 3 है ना, ये लाइन एक्चुअली में 4 है, तो ये जो लाइन निकलेगी एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होगी। वेक्टर ही तो बोल रहा है। ठीक है। ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब समझते हो, जब आप मैप देखते हो तो मैप में कोई एक लाइन एक्चुअली ट्रेवल नहीं करती। आप अगर ए से बी पे जाओ स्ट्रेट लाइन में तो आप एक्चुअली ट्रेवल करते हो, और मान लो एक आप गली में मुड़ गए तो आप एक्चुअली इधर जा रहे हो, तो एक्चुअली में यहाँ से जो यहाँ लाइन जाएगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगी ना। अब मैप में वो बहुत छोटा दिखेगा, एक्चुअल में 3 किलोमीटर इतना थोड़ा होगा, एक्चुअल में 3 किलोमीटर बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब मैं इसको जूम ऐसे करके जूम पास पास ले आऊँ तो 3 किलोमीटर ये हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा वो। ठीक है, मैप को छोटा कर देंगे तो, जैसे मैप में भारत का मैप भी तो इतना छोटा सा होता है ना, वैसे 3 किलोमीटर को छोटा कर दिया। अगर ये 3 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर। और वैसे भी मेरे को आपको समझाना नहीं चाहिए, आपने बचपन से ग्राफ पढ़े होगा, ग्राफ में स्केल पढ़ा होगा। स्केल में लिखते थे हम 1 बॉक्स इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ये वही है 1 बॉक्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो नाउ अगेन वी केम बैक टू द सेम क्वेश्चन, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है जिससे आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सको? यस यस यस, आपका जो अजप्शन है बिल्कुल सही है। तो यहीं पे हमको पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? अब हम एक थ्योरम ऐसी पढ़ेंगे, एक डेरिवेशन ऐसी करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जब भी हमको 2 वेक्टर दिए, बेसिकली दिस इज अ वेक्टर और दिस इज अ वेक्टर, और इन दोनों का नेट मेरे को निकालना है। क्या निकालना है? नेट मेरे को निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन।
ठीक है, इस सिचुएशन को मिटो देंगे और हम इस सिचुएशन को ए और बी की टर्म्स में करेंगे, या पी क्यू एन आर के टर्म्स में करेंगे। इसको भी इरेज कर देते हैं। तो इनिशियल सिचुएशन क्या थी हमारे पास एक क्या था, ए वेक्टर था, ए माने पी मान लेते हैं चलो, ठीक है, पी एक वेक्टर था, और दूसरा क्या था, एक क्यू एक वेक्टर था, सही है, यही है, पी एक वेक्टर था, क्यू एक वेक्टर था, और हमको क्या निकालना था, आर वेक्टर, हमें क्या निकालना था, आर वेक्टर, ये वाला वेक्टर, यही वेक्टर था ना जिसको डिस्प्लेसमेंट माना था, ठीक है, ये आर वेक्टर है, ये इस पॉइंट तक जाने के लिए, ठीक है। अब आर को बेसिकली जब आप डेरिवेशन करते हो तो आर को रिजल्टेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का रिजल्ट का। पी क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर पी, और क्यू भी क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर क्यू, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को जब भी लिखते हैं तो आप उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं ताकि पता चल जाता है कि जैसे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जब तक ये इस तरीके का ट्रायंगल रहेगा ना तब तक मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। हाँ, आप इसको ना कन्वर्ट कर दो, क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट कैसे होगा, अब मैं दूसरा वो बना रहा हूँ, हाँ डायग्राम, ये है हमारे पास P, ये हमारे पास Q है, ये है P, और ये है आपके पास R, राइट, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, और इस तरीके से क्या बना सकता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने खुद ने कंस्ट्रक्शन करी और उसको क्या बना दिया, क्यों बनाया सबको पता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये कुछ एंगल मेरे को गिवन था थीटा, अरे वो तो क्वेश्चन में गिवन था ना, हम तो अभी डेरिवेशन कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला बना रहे हैं ताकि बार बार हमको सॉल्व ना करना है, हम सीधे एक फॉर्मूला लगाए आंसर आ जाए, समझ में आई बात। तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ये थीटा हो गया। और इसको इन पॉइंट को ना नाम दे देता हूँ, इसका पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी सी डी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आर निकल सकता है, आर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइट बेस। लेकिन क्या मेरे पास अभी हाइट है, क्योंकि मैंने ही कंस्ट्रक्शन करी तो मुझे ये हाइट निकालनी पड़ेगी पहले, और मैंने ही कंस्ट्रक्शन करी तो मेरे को बीसी भी निकालना पड़ेगा, उससे पहले तो बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करी, आफ्टर कंस्ट्रक्शन वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को देख रहा हूँ बी सी डी, क्या लिख रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। कैसा बना ये ट्राइंगल बताना, इस तरीके का जिसमें ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये थीटा है, राइट, सही है। अब अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है इसके सामने बताना, डीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बीडी, सही है। तो यहाँ से डीसी क्या आ जाएगा, हाँ डीसी आपका आएगा, ये बीडी हो जाएगा, बीडी साइन थीटा, यही आ जाएगा, सही है, सही है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। बीडी तो मुझे पता है ना, बीडी तो क्या है, क्यू है, बीडी तो पता है ना। अगर आप पिछला क्वेश्चन भी याद करो तो ये 3 था, ये 4 था, 4 तो मुझे पता था ना, ये वाला वेक्टर की दोनों की वैल्यू मेरे को पता होगी, पी और क्यू की, तो क्यू की मेरे को पता है, और क्यू क्या है, बीडी है, तो बीडी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, क्यू साइन थीटा इक्वल टू में डीसी, क्योंकि ये तो क्यू है, ये तो गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो डीसी तो मेरे पास आ गया। अब इसी में मैं अगर किसका फॉर्म लगाऊं, कॉस का फॉर्म लगाऊं, कॉस थीटा का, तो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है मेरे पास बताओ, बेस है हमारे पास बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा फिर से बीडी, और बीडी की वैल्यू फिर से मेरे को पता है, तो बीसी क्या आएगा आपको, अच्छा बी डी कॉस थीटा, और बीडी की जगह क्या जाएगा, क्यू क्यू कॉस थीटा, और यह जाएगा आपका बीसी, ठीक है। तो नाउ यू हैव बीसी एंड यू हैव द डीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू कॉस थीटा, सही है, और इसकी वैल्यू कितनी आई, क्यू साइन थीटा, आगे वैल्यू, यही प्रॉब्लम थी कि मेरे पास ये नहीं था, और क्योंकि अब मेरे पास वैल्यू आ गई, अब मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा बताना जरा, ए डी का स्क्वायर
इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। ए डी क्या है, आर है, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी क्या है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस डी सी क्या है, क्यू साइन थीटा का होल का स्क्वायर, यही है, सही है। इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव दिस स्पेस, यहाँ पे कर देगा, ठीक है। तो क्या आएगा बताना जरा, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें लगेगा ए प्लस बी, ये बी पूरा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताना जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 2pq cos थीटा, और इसका क्या आएगा, q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अब यहाँ पे q स्क्वायर cos थीटा, यहाँ पे q स्क्वायर साइन थीटा है, तो q कॉमन निकाल सकते हैं, तो r स्क्वायर क्या आएगा, p स्क्वायर आएगा q स्क्वायर और cos स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस का 2pq cos थीटा, सही है। अब cos स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये तो हट जाएगा, तो आपका r स्क्वायर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और इससे आपको r की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये आपने एक नया फॉर्मूला बना दिया जिससे आप r को भी निकाल सकते हो, कब, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हो तब जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन ना भी हो। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो भी लग जाएगा फॉर्मूला, नहीं होगा तो भी लग जाएगी, हर ट्रायंगल में लगेगा फॉर्मूला। हाँ, ये हमने ड्राइव किया है, ठीक है। और इसी डेरिवेशन का नाम है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नाम है, टॉपिक का नाम क्या था ये, ठीक है, सीधे से लिख दो, नहीं तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख देते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी मैं इसको समझाऊंगा अभी पूरा आपको, ये इसको क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। फिलहाल मैंने एक बस क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन की हेल्प से हमने को ये समझाया कि हम निकाल के रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कनेक्ट होगा आपके में, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो ये वाली ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके बाद पहले यहाँ से उतारो, फिर वो उतारो, फिर ये उतारो, ये आर है, ठीक है। अब मेरे को जो आपको समझाना है, आपका फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही है फॉर्मूला, ठीक है। जिसमें r क्या होगा बताना जरा, रिजल्टेंट नहीं, ये ध्यान रखना, मैंने आपको एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का दिया था, बट इट कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, वो इसी मेथड को फॉलो करेगी। मैंने डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो r हो गया रिजल्टेंट, ठीक है, जो एक से दूसरी जगह जाएगा। p क्या होगा, एक गिवन वेक्टर, ठीक है, p, और q भी क्या होगा, गिवन वेक्टर q, ठीक है। जो मेन चीज आपको बतानी है थीटा, ये क्या है आपका, क्या है बताना जरा, एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, p एंड q, लेकिन किसकी तरफ, बाहर की तरफ। ये जो एंगल है इनके बीच का नहीं है, बाहर वाला एंगल है ये ध्यान रखना आपको। हाँ, आपको कभी ऐसे गिवन होगा तो इसमें नहीं लगेगा है, इसमें तो पैरेललोग्राम लगता है, दूसरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये वाला एंगल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। एंगल मेड बाय, कौन बना रहा है इसको, Q, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है ना, हॉरिजॉन्टल पता नहीं यहाँ से Q कितने एंगल पे टिल्टेड है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई सबको, तीन, हाँ हाँ, ये कहीं आने नहीं वाला, मतलब वेक्टर एडिशन आएगा डेफिनेटली, ये ध्यान रखना। अभी मैंने आपको एक ट्रायंगल कराया है, एक अभी पैरेललोग्राम का, दोनों में से एक एग्जाम में पक्का आएगा जिसका भी वेक्टर आ रहा है, लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। एक वेक्टर एडिशन जरूर आएगा, आपकी डेरिवेशन आएगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू जस्ट नीड टू लर्न द फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके 11 12 दोनों की फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। हर जहां भी वेक्टर एडिशन की बात होगी, वेक्टर निकालना, हमको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। नाउ एक चीज जो हमें और निकालनी होती है इस चीज में, वो ये कि हमें डायरेक्शन भी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, जब आपको मैं डिस्प्लेसमेंट टॉपिक समझा रहा था, मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आपको चलना तो है ही, लेकिन किस डायरेक्शन में चलना है भी तो बताना पड़ेगा। तो ये अभी तक तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, तो मैंने बोला था ये 3 किलोमीटर है, ये कितना है 4 किलोमीटर, कितने एंगल पे 60। आपको क्या निकालने के लिए बोला था मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्या आएगा बताना, इसको मैं आर बोल दूंगा, आर क्या आएगा, अंडर रूट में
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू में 4 इंटू में कॉस 60, तो कितना आएगा 9 प्लस 16 25 प्लस 2 3 जा 6 6 4 24 24 कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 24 25 प्लस 12 कितना आ जाएगा 37, आ गया आंसर। तो मतलब उस बंदे को कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा 37 किलोमीटर, ठीक है 37 किलोमीटर नहीं चलेगा, रूट 37, इसका रूट भी निकलेगा, ठीक है ये बात समझ में। और जब इसका रूट निकालोगे वो डेफिनेटली इन दोनों से ज़्यादा ही आएगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, 6 के आसपास आएगा क्योंकि 6 6 36 होता है, तो ये 6.01 के आसपास आएगा, ठीक है निकाल लिया हमने। बट अभी मैंने ये बताया, इसको मैं अप्रोक्स लिख देता हूँ 6.01 किलोमीटर, अभी मैंने ये बताया कि ये 6.01 किलोमीटर है। बट अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि चलो ठीक है आपने ये तो बताया कि 6.0 किलोमीटर, बट ए से किस डायरेक्शन में जाना है 6.01 किलोमीटर, ये बताना जरा, ए से कितनी डायरेक्शन में जा सकता है वो 6.01 किलोमीटर, अभी कितनी डायरेक्शन में जा सकता है, इनफाइनाइट, यहां भी जा सकता है, 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 कहीं भी जा सकता है ना वो तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा भैया ए से इतने एंगल पे 6.01 जाना है, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्या निकलना है हमें, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, क्या निकालनी है हमें, कि मुझे इस आर की वैल्यू का फॉर्मूला तो पता चल गया पर ये आर कितने एंगल पे है ये मेरे को अभी भी नहीं पता चला, तो इसको निकालना है हमें, ठीक है इसको इरेज कर देते हैं। अब लिखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मतलब आर वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल मान लेते हैं आप, और ये एंगल मानते हैं, इसको आप कुछ भी बोल दो, बुक में बीटा बोल रखा है तो मैं भी बीटा ही बोलूंगा, क्या बोल रखा है बीटा, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं ये जो बीटा है, या फिर यहां लिख देते हैं, ये आपका डायग्राम खाली खराब हो जाएगा, लेट बीटा क्या है, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद पी वेक्टर, सही है, आर एंड पी के साथ ये बनाया। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, देखो ध्यान से सुनना, इस बी एंगल को निकालने के लिए, मतलब बीटा एंगल को निकालने के लिए, ऐसे का, और ये बच्चे यहाँ देखो, बीटा एंगल को निकालने के लिए आप साइन का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर पॉइंट में हाइपोटेन्यूज, ये भी लगा सकते थे, कॉस भी लगा सकते थे, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पर बुक वाले ने यूज किया 10 का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कोई बताएगा क्यों 10 का है क्यों इस्तेमाल किया, साइन और कॉस भी तो लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, एंगल आ जाएगा, हाँ एग्जैक्टली क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा जाता है कि आप भैया मेरे को मत बताओ कितनी दूर जाना है, मेरे को बस एंगल बता दो, तो जब आपको केवल एंगल निकालना होगा और अगर आप साइन या कॉस का इस्तेमाल करोगे तो पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, बिना आर के साइन और कॉस आएगा नहीं क्योंकि दोनों में ही हाइपोटेन्यूज आएगा, तो इसीलिए उन्होंने थर्ड चॉइस करी जिसको बोलते हैं 10, क्योंकि 10 में रिजल्टेंट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन करो तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से निकाल लो, अगर आपको लगता है कि इस ट्रायंगल में साइन का फॉर्मूला इजीली लगा सकता हूं तो साइन लगा दो, उससे भी आंसर सही आएगा, कॉस लगा सकता हूं तो कॉस भी लगा दो, जो भी लगाओगे आंसर सेम ही आएगा, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से न्यूमेरिकल में आप चेंज कर सकते हो, बट डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हम 10 का ही लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 10 बीटा, इस एंगल निकलेगा, क्या होता है 10 बीटा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है, सही है। अब बताओ इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, ये तो परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, परपेंडिकुलर तो ये है ना, तो क्या लिखेंगे बताओ, tan बीटा इक्वल टू क्या आएगा, q साइन थीटा अपॉन में बेस p प्लस q कॉस थीटा, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला एंगल का, tan बीटा इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन में p प्लस q कॉस थीटा, इससे आपका एंगल भी पता चल जाएगा रिजल्टेंट का, होगी डेरिवेशन कंप्लीट। तो नाउ यू हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, कितना चलना है, एंड यू हैव द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल। अच्छा इसमें लिख भी देना, हाँ इससे आपको क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर को लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और यहां से आएगा आपका डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, बस दोनों चीज के फॉर्मूला पता है आपको, कर लो उसको जल्दी, ठीक है। तो अभी हमने किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ध्यान रखना ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, हालांकि पेपर में डेरिवेशन आएगी आपको यही करना है, बट इससे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पहले ना इसकी थ्योरी भी है, बट वो कराने से पहले मेरे को फिर को IJK करवाने पड़ेंगे, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, फिलहाल मैं इस तरीके से चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, समझ में आएगा तो बाद में कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। अभी दोबारा से ट्रायंगल लॉ करेंगे, मतलब ये नहीं करेंगे
ये किसके बाद आएगा वो मैं बता दूंगा। फिलहाल ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, समझ में आना मेन है, नहीं तो वेक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आपको यूज समझ में आ गया कि कब लगेगा, कैसे लगेगा, कि जब भी आपके दो वेक्टर मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल कैसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। राइट एंगल होगा तो भी लग जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, वो पूरी टर्म हट जाएगी और बाद में वही फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके बाद हमको एक और करना है जिसका नाम है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी लिखना मत इसको, पहले समझेंगे कि क्यों जरूरत है, ये भी वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है। ठीक है, उसको वेक्टर एडिशन ही क्यों बोला जाता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपको आई जे के बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए हम आई जे के, ठीक है, आई जे के बेसिकली इसमें आई कैप जे कैप एक के कैप एक, वो मतलब बाद में समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसमें फोकस करते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर एक बॉक्स है, इसमें एक फोर्स यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन का और एक फोर्स यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन का, तो बॉक्स कहाँ जाएगा बताओ कहीं, बॉक्स क्या केवल यहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा होगा है? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, अगर एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, ठीक है, अगर मैं इसको दोनों तरफ से खींचूं और सेम फोर्स से, बोतल कहाँ जाएगी, कहीं नहीं, बोतल यहीं टूट जाएगी लेकिन जाएगी नहीं कहीं। लेकिन अगर दोनों को एक ही तरफ में फोर्स दूँ, जैसे ये भी इधर को ये भी इधर को, तो कहाँ जाएगी, क्योंकि दोनों फोर्स एड अप हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं एक फोर्स ऊपर दूंगा, एक फोर्स इधर दूंगा, तो फिर देखना कहाँ जाएगी बोतल, कहाँ गई, डायगोनली। अब हुआ कैसे ये, क्योंकि जो मेरा ऊपर वाला फोर्स था ना, इसको बोतल को हर एक टाइम पीरियड में किधर की तरफ ले जा रहा था, वो ऊपर को ऊपर को ऊपर को, लेकिन उसी टाइम पे ये वाला फोर्स भी लग रहा था, ये इस बोतल को कहाँ ले जा रहा था, इधर को इधर को इधर को, और दोनों चीजें एक साथ होने लगी। तो दोनों चीजें जब एक साथ होने लगी तो बोतल थोड़ा उधर हुई, थोड़ा इधर हुई, थोड़ा ऊपर हुई, थोड़ा उधर हुई। अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इन रियल टाइम ये क्या हो रहा है, हर माइक्रो सेकंड में हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप तुरंत ही कैसे हो जा रहा है ये, समझ में आई बात, समझ में आई। तो जब भी आपके दो वेक्टर मतलब दो फोर्सेस लगते हैं किसी भी एक बॉक्स पे या किसी भी चीज पे, तो इन दोनों की वजह से जो काम होता है वो कहाँ होता है, इनके बीच में कहीं। ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ, अगर मैं ऊपर से ज्यादा फोर्स लगाऊं, इधर से कम फोर्स लगाऊं, तो बोतल ऊपर ज्यादा जाएगी या इधर ज्यादा जाएगी, ऊपर ज्यादा जाएगी, ये इधर कम आएगी क्योंकि इधर तरफ वाला फोर्स ही कम था। लेकिन तब भी होगा कहीं ना कहीं बीच में, ये बिल्कुल सीधा कब जाएगी, जब मैं इधर वाला फोर्स पूरा ही हटा दूं, तब बिल्कुल सीधा जाएगी। मतलब अगर थोड़ा सा भी इधर लग रहा है तो थोड़ा तो इधर जाएगी, और अगर मैं इधर वाला फोर्स ज्यादा लगाऊं, इधर वाला कम लगाऊं, तो कहाँ जाएगा ये, देखो इतना सा ऊपर उठा लेकिन इधर इतना चले गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम इसमें समझते हैं कि अगर आपके पास ये 10 न्यूटन है और ये 1 न्यूटन है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, इधर कहीं जाएगा, सही है, इधर की तरफ ज्यादा जाएगा, ऊपर की तरफ कम जाएगा, इतना सा गया हाइट, लेकिन लेफ्ट बहुत ज्यादा आ गया। ठीक है, इसको अगर मैं बढ़ा दूं 2 न्यूटन कर दूं तो क्या होगा पता नहीं चला, हाइट थोड़ी सी और ऊपर चलेगी, 3 न्यूटन और बढ़ जाएगी। एकदम जब आप 10 न्यूटन प्रोवाइड कर दोगे ना, तब कहाँ जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच। कौन से वेक्टर को, हाँ हाँ वो तो मैच करेगी करेगी, वो तो ग्राफ में फिर यार वो प्रॉपर बनाना पड़ेगा ना, यहाँ तो बस समझा रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर को तो मैच करेगी, वो बात आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, और जैसे जैसे मैं इस वेक्टर को बढ़ाता जाऊंगा ये कहाँ हो जाएगा, इसकी तरफ शिफ्ट करता जाएगा। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी दो वेक्टर आपको लगते हैं तो इन दी एंड आएगा इनके बीच में ही, वो इसके पास भी हो सकता है, इसके पास भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो। ठीक है, तो अब हमको यही चीज निकालनी है कि इन दोनों की वजह से जो बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है कितना, क्योंकि इसको मैं 10 + 10 तो नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकते है कि नहीं, कुछ और ही बोलेंगे उसको। तो उसी का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है कि ये जो फोर्स होगा इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, ये बात समझ में आई, इतनी चीज क्लियर है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और ये मेरे ख्याल से हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। ठीक है, तो ध्यान से देखना, फिर से हमारे पास एक वेक्टर है जो कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं बना नहीं रहा, उसको हम बोलते थे पी, क्या बोलते थे पी। अब पी यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है, इसी टाइम पे एक और इस पे एक फोर्स लग रहा है, मैं बिल्कुल सीधा बना दूंगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री नहीं बनाना, कुछ भी बना दो आप, बस 90 डिग्री को छोड़ के इसको बना दिया, इसको बोल देते हैं क्या, क्यू। ठीक है, ये बात समझ में आई, एक फोर्स लग रहा है पी, एक फोर्स लग रहा है क्यू, तो ईशान मेरे को बताएगा ईशान ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, बीच में कहीं जाएगा, तो यहाँ कहीं जाएगा ऑब्जेक्ट तो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, आर, जैसा उसमें बोला था रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्ट काम तो बीच में कहीं हो रहा है ना, समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ कहीं, और आपको इसी आर की क्या निकालनी है,
वैल्यू निकालनी है। तो हेयर पी क्या है, एक वेक्टर पी है, ठीक है। क्यू क्या है आपके पास, वेक्टर क्यू है। अब ये फोर्स भी हो सकता है। और आर क्या है, रिजल्टेंट, हाँ रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, या फिर इसको आर वेक्टर भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच का इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, जो काम होगा रिजल्टेंट, ठीक है। समझ में आया? इसी आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये होगा कैसा। अच्छा एक और चीज, पी और क्यू के बीच का एंगल आपको गिवन होगा इस बार, यहाँ से ये वाला एंगल गिवन होगा आपको, इन दोनों के बीच में जो रस्सियां हैं उनके बीच, मतलब जो भी आपने अगर फोर्स लगाया तो उसमें जो रोप है उसके बीच का एंगल, और इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। थीटा इज, थीटा क्या यहाँ पे, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। और देखो, हाँ वेरी गुड, ये आ गया पी वेक्टर, ये आपका आ गया क्यू वेक्टर, ये आपको वैसे आ गया आर वेक्टर, ठीक है, सही है। अब मैंने क्या किया, इससे ना इसको ऐसे लाइन बना दिया, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे लाइन बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि बिल्कुल पैरेलल ही बने, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है। और इसको मैं अगर पूरा ही कनेक्ट कर दूँ इस तरीके से, तो ये एक एरो हो जाएगा, यहाँ पे भी एक एरो हो जाएगा। किस शेप का दिख रहा है आपको ये, पैरेललोग्राम, तभी इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अब अगर ये क्यू है तो ये भी क्या होगा, क्यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये पी है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको आर वेक्टर ऊपर लिख देते हैं, पी वेक्टर, सही है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अभी भी आर वेक्टर नहीं निकल सकता यहाँ से, अभी भी नहीं निकल सकता, तो और कंस्ट्रक्शन करते हैं जब तक नहीं निकल सकता। और कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं बताओ, इस क्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ जैसे लास्ट डेरिवेशन किया था, और इसको यहाँ से ऐसे खींच सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये वाला एंगल कितना था, थीटा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पता है, दो पैरेलल लाइन के इधर वाले एंगल सेम होते हैं, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। और ये कितना बना दिया आपने, 90 डिग्री। तो अगर इस डायग्राम को मैं एक बार और बनाऊं, पहले मैंने पैरेललोग्राम बनाया था, फिर उसको ट्रायंगल बना दिया, तो अब मैं अगर इसको एक और बनाऊं, तो ये आपका आर वेक्टर है, ठीक है। और ये आपका कौन सा वेक्टर है, पी वेक्टर था, और यहाँ से एक और वेक्टर गया था, वो कौन सा वेक्टर था, क्यू वेक्टर। यहाँ से आपने इसको कनेक्ट किया था, ऐसे कनेक्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना आ गया था, थीटा, ठीक है, यही आया था ना थीटा, सही है। अब यहाँ पे थीटा मत बना देना, क्योंकि थीटा क्यू के साथ का था, ये तो आर है। मैंने किस किस को गायब कर दिया इस डायग्राम, बताएं जरा। क्यू वेक्टर को गायब कर दिया, क्योंकि उधर वाला क्यू ले लिया मैंने, ऊपर वाले पी वेक्टर को गायब कर दिया। अब इनको क्यों गायब किया, क्योंकि इनका कोई काम है नहीं, अब डेरिवेशन में इनका कोई काम नहीं है, बस किसी तरह से मेरे को इसके इक्वल दिखाना था। अब तो आपको पता है ना क्या करना है, क्या करना है बताओ, सेम वही काम जो अभी आपने किया थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन। मतलब चाहे ट्रायंगल ला हो चाहे पैरेललोग्राम हो, दोनों की डेरिवेशन क्या है, सेम है। बस क्या चीज चेंज है, डायग्राम। आपको ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो टीचर को लगा आपने ट्रायंगल लॉ कर दिया। और कभी कभी कोई बेवकूफ बच्चा होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ तू डायग्राम बनाइए ही मत, तो खाली डेरिवेशन करके आइयो। चाहे ट्रायंगल लॉ होगा तो भी सही हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेप्स तो दोनों के सेम ही है। अब क्या लिख दूँ यहाँ पे बताओ, ए बी सी डी, ऐसे ही होगा। अब बताना जरा, डी सी कितना आएगा, क्यू साइन थीटा, और ये कितना आएगा, बताना जरा ये कितना आएगा, हाँ ये आएगा क्यू कॉस थीटा, अभी निकला था ना, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये हो गया सी, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोग मेरे को खुद करके बताओ, कॉपी में कराओ, कॉपी में चेक कराओ मेरे को, कर लो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोबारा से बना देता हूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा यहां से देखते जाना। ई आर क्यू, और इसको कनेक्ट करके राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ये थीटा हो गया था। ये था आपका ए बी सी डी, ठीक है। और वही सेम काम करना पड़ेगा आपको फिर से इन ट्रायंगल बी सी डी। ये आपका थीटा है, ये आपका बी, ये है सी, और ये है डी, और इसको बोलते हैं क्यू। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, साइन थीटा आपके पास आ जाएगा डी सी बाय बी डी, और डी सी आपका आ जाएगा बी डी साइन थीटा, और बी डी आपका क्यू है, तो क्यू साइन थीटा डी सी। अरे हाँ सॉरी, ये गड़बड़ कर दिया, हाइपोटेन्यूस आएगा,
वो तो मैंने सही डाला है, कोई नहीं, वैल्यू सही डाली, उसने वहाँ गलत लिख दिया था। ठीक है, हो गया, पूरा कर दिया क्या? एंगल भी निकाल लो, एंगल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ हाँ, कॉस थीटा आपका होगा बेस अपॉन में हाइपो, तो कॉस थीटा आपका आएगा फिर से बेस बी सी बाई बी डी, तो बी डी कॉस थीटा इक्वल टू बी सी, तो क्यू कॉस थीटा इक्वल टू बी सी। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपके पास आ गया क्यू कॉस थीटा, ये आ गया आपका क्यू साइन थीटा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, नहीं ए बी नहीं, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये हो गया आर का स्क्वायर, यहाँ आएगा ए सी, पी प्लस ये पी हो गया, और ये क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा का होल का स्क्वायर प्लस सी डी क्यू साइन थीटा का होल का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे इस बार मैंने जगह छोड़ी हुई है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। हाँ, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। दिस इज द आर वेक्टर। ठीक है, ऐसा मैग्नीट्यूड आएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब आपको डायरेक्शन निकालनी होगी, डायरेक्शन ऑफ आर, तो फिर से वही काम करोगे जब ये पहले क्या था, टेन बीटा का फॉर्म लगा, तो अब बीटा क्या होगा, बीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड आर, ये बीटा होगा, तो टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस, तो टेन बीटा आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके परपेंडिकुलर क्यू साइन थीटा, हाँ पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया एंगल, हो गया सॉल्व, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज आ गई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके बताओगे, बहुत सिंपल, अब तो कर ही लोगे। अब वही वाला क्वेश्चन करके बताओ। चलो, ये 10 न्यूटन था, ये भी 10 न्यूटन था, दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल था, बताना जरा नेट फोर्स कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एक बॉक्स है, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, और 60 डिग्री एंगल पे हैं दोनों, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 कॉस 60। 10 का होता है 100, 100 प्लस 100 प्लस 200 इंटू में कॉस 60, 1/2 से 2 कट जाएगा, तो 100 आ जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 300, अंडर रूट 300 इसको करोगे तो 10√3 फोर्स होगा बीच में। और कितने एंगल पे लगेगा फोर्स, लगाओ 10 बीटा का फॉर्मूला, 10 बीटा क्या होगा बताओ, क्यू साइन थीटा क्या होगा, हाँ अब क्यू होगा 10 साइन 60 अपॉन में 10 प्लस 10 कॉस 60, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10√3/2 अपॉन में 10 प्लस 10 1/2, इससे कटेगा 5 पे, इससे कटेगा 5 पे, तो 5√3 अपॉन में 10 प्लस 5, तो 5√3 अपॉन में 15, √3/3, इसको सॉल्व 1/√3 कितना आता है 10 में 30 डिग्री में, सही है। तो मतलब जो रिजल्टेंट का एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो चीज हमने पढ़ी, पूरा लेक्चर लगा के ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, बट ये है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे किसका यूज करना है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, मे बी एक क्लास और एक दो क्लास और लगेगी आपका वेक्टर कंप्लीट कराने में हमको, क्योंकि वेक्टर मैं बहुत स्लोली कराऊंगा, क्योंकि वेक्टर पूरा मैथ पूरा फिजिक्स आपका वेक्टर पर डिपेंड करता है, जितना अच्छा वेक्टर होगा उतनी अच्छी पूरी फिजिक्स होगी। ठीक है, और फिर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो आज के लिए हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो भाई हमको स्टार्ट करना है यूनिट वेक्टर से, लिखना मत प्लीज़ अभी कुछ भी, बस समझना पहले, क्योंकि ये अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर पूरी 11th 12th दोनों की फिजिक्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यूनिट वेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स आपको आती है ऑलरेडी, उसको हम फिर फिजिक्स से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, करेक्ट है। तो मैथ्स में
आपने अब तक ग्राफ्स पढ़े होंगे, राइट? ऐसे होता था, ये होता था एक्स एक्सेस, ये होता था वाई एक्सेस, ऐसे ही होता था, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितना 1 2 3 4, राइट? ऐसे ही होता था। अब अगर मेरे को दिखाना है कि मेरे को यहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, एक्स, तो मैं एक्स की वैल्यू ऐसे लिखता था 4, राइट? ठीक है। और यहाँ पे मैं पॉइंट डाल देता था, राइट? सही है। और अगर मेरे को वाई पे जाना है तो वाई इक्वल टू में लिख दो 4, इससे मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, राइट? सही है। अगर मैं दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख दूँ किसी के, तो जैसे मान लो 2,3, तो इसमें क्या होता था, पहला कोऑर्डिनेट किसका होता था, एक्स का, दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता था, वाई का। सही है। किसी को दिक्कत इसमें नहीं है ना? इसको अगर हम मार्क करें तो 2,3 यहाँ पे मार्क होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इतना सबको आता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये जो ग्राफ बनता था ये भी हमारे सिंपल पेपर में नहीं बनता था, ये सबको पता होगा। ये किसमें बनता था, ग्राफ्स में बनता था। किसमें बनता था, ग्राफ्स में। ग्राफ्स में आपने इस तरह का एक पैटर्न देखा होगा, ठीक है। अब प्रॉपर ग्राफ तो यहाँ भी नहीं बनेगा, इस तरह का पैटर्न होगा, राइट? और जब आप यहाँ पे इसमें बनाते होगे, जैसे मान लो दूसरे कलर का मार्कर लेते हैं हम, रेड कलर का, अगर इसमें इस तरीके से हम बनाते थे तो ये हमारा हो जाता था वाई एक्सिस और ये हो जाता था हमारा एक्स एक्सिस, राइट? ऐसे होता था, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? और जो भी मैं इसमें बनाता था तो मैं यहाँ पे स्केल लिखता था, राइट? सबको पता है 1 बॉक्स इक्वल टू, अगर एक बॉक्स आपका 1 किलोमीटर दिखा रहा है तो आप लिखते थे 1 बॉक्स इक्वल टू 1 किलोमीटर, या जो भी, ठीक है। तो बॉक्स का सबको आइडिया है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सबको आइडिया है, ठीक है। अब फिजिक्स में ना यही चीज कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, आपका जो एक्स एक्सेस है ना वो कन्वर्ट हो जाता है आई कैप में, जो वाई एक्सेस है वो कन्वर्ट हो जाता है जे कैप में, और जो जेड एक्सेस होती है वो होता है के कैप में। अब एक्स और वाई तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा क्या होती है, बेसिकली एक्स इज दिस एक्सिस, वाई इज दिस एक्सिस। तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप। अब ये कैप क्या है, इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में हम रिसर्च करेंगे कि ये क्या है। फिलहाल के लिए बस ये समझ लो कि आई कैप किसको दिखाएगा, आपको एक्स एक्सिस को, ठीक है। और जे किसको दिखाएगा, वाई को। और के कैप किसको दिखाएगा, जेड, जो कि 3D में होता है, सामने सामने या पीछे, जिसको बनाना है यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं इस तरीके का, ठीक है, और मेरे को इस ग्राफ में ना शो करना है 3i कैप। क्या शो करना है, 3i कैप। क्या मतलब है इसका, बताओ। यस, एक्स एक्सिस में 3 बॉक्स को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में किससे पता चला, 3 इज द मैग्नीट्यूड, जो बता रहा है कितना मूव करना है। आई इज द डायरेक्शन इन विच इट शुड बी मूव्ड, दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती थी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ से इस तरह का एक बना दूँ, एक बॉक्स, अच्छा दूसरा कलर का मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, ऐसा करके बना दो, तो क्या यही थी 3i वेक्टर है? किसी को दिक्कत नहीं है? अगर मेरे को इसको 2j कैप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, वाई एक्सेस में अगर मैं इसको लाइन को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ये जो हमारा ग्राफ है यहाँ से बनाता है, तो एक बॉक्स, 2 बॉक्स, तो ये क्या हो गया आपके पास 2j वेक्टर। अगर मैं दोनों वेक्टर को कंपेयर करूं, इसको चलो मैं कनेक्ट कर देता हूं, कौन सा वाला वेक्टर बड़ा दिख रहा है, कौन सा वाला कैप, 3i कैप बड़ा दिख रहा है, 2i कैप छोटा दिख रहा है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जितनी बड़ी लेंथ उतना बड़ा मैग्नीट्यूड, ज़्यादा बड़ी मैग्नीट्यूड की ज़्यादा बड़ी लेंथ होती है, छोटे मैग्नीट्यूड की छोटी लेंथ होती है, ठीक है। इसमें सबको क्लियर है, 3i कैप 2j कैप। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं लिख रहा हूँ 10i कैप, तो इसमें ये चीज क्या है, बताओ, मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। ये क्या चीज क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। क्या आई कैप डायरेक्शन के अलावा भी कुछ और बता रहा है, क्या ये डायरेक्शन के अलावा कुछ और बता रहा है, हाँ? नहीं, एक्स एक्सिस तो वही हो गया ना, डायरेक्शन काइंड ऑफ सेम ही चीज होगी। क्या ये कुछ और बता रहा है, क्या आई कैप की कुछ और वैल्यू है जिससे इसको मल्टीप्लाई करके कुछ अलग आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं। ऐसे ही वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स बोला जाता है, जो केवल और केवल क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, नहीं, केवल डायरेक्शन, केवल क्या बताते हैं, डायरेक्शन। अगर मैं केवल 10 लिख देता तो क्या ये वेक्टर होता, नहीं, क्योंकि वेक्टर के पास दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और
तो आपने यहां पे क्या लिखा, केवल मैग्नीट्यूड। सही है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी आई कैप की, इसको समझते हैं, तो फिर इससे आपको कंप्लीट आइडिया पता चल जाएगा कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 10x, ये मैथ्स की वो हो गई, मैथ्स की जो नोटेशन होती है ना 10x, अगर इसी का यूज कर लेता, तो मैथ्स में ना हमने बहुत बार पढ़ रखा है कि x तो एक वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल। अब मैं इसको फिजिक्स में यूज करना चाह रहा हूँ डायरेक्शन के लिए। किसके लिए यूज करना चाह रहा हूँ, सपोज, सपोज है, हाँ ऐसा इसलिए तो नहीं होता, सपोज। अब अगर x की वैल्यू कोई 2 पुट कर दे, जो कि मैथ्स में होती है, तो क्या ये मैग्नीट्यूड को वो नहीं कर देगा, डिसरप्ट, परेशान कर देगा ना। एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 10, और किसी ने गलती से x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 20 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड अपने आप चेंज, x का काम है एक वाली डायरेक्शन बताना, किसमें, फिजिक्स में। तो अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है मैथ्स और फिजिक्स के बीच में, क्योंकि मैथ्स में x को वेरिएबल की तरह यूज करते हैं और फिजिक्स में किसकी तरह यूज करना पड़ता, ऐसा डायरेक्शन। इसीलिए x को यूज नहीं किया गया, किसको यूज किया गया, आई कैप को। किसको यूज किया, आई कैप को। और यहां पे जैसे मैंने बताया कि x एक वेरिएबल है, यहां पे आई कैप एक वेरिएबल नहीं है। आई कैप की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, 1। क्या वैल्यू होती है, 1। इसीलिए इसका नाम है यूनिट। क्या नाम है, यूनिट। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो अगर किसी को आई कैप की जगह कुछ वैल्यू भी पुट करनी है, तो केवल क्या पुट कर सकता है वो, 1। 1 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट नहीं हो सकते। तो क्या इसने 10 को डिस्टर्ब किया, 10 1 जा 10। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हम अब बता देते हैं। यूनिट वेक्टर वो सारे वेक्टर होते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1। जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1। और वो क्या बताएंगे, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं, क्या बताएंगे, केवल डायरेक्शन। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें से जो 3 वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये फिक्स्ड है, इसको आप रेंडमली यूज नहीं कर सकते। आई कैप मतलब एक्स ही है, जे कैप मतलब वाई ही है, के कैप मतलब जेड ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको आप रेंडमली यूज नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभार मान लो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है, आपको क्या लिखनी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीज होनी चाहिए, एक होना चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया 30, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता। आपको नहीं पता ये आई कैप की तरह, जे कैप की तरह, या फिर के की तरह। तो इस केस में आप कोई भी अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसके ऊपर क्या लगाना जरूरी है, कैप। सिवाय किन तीनों अल्फाबेट को छोड़ के, यस, क्योंकि इनकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। आप अगर इसके ऊपर सिंपल ये भी लिख दो ना ए कैप, तो कोई भी समझ जाएगा 30 इज द मैग्नीट्यूड, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज शोइंग सम काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट वी आर नॉट क्लियर अबाउट राइट नाउ। हमको नहीं पता कि ए कैप कहाँ है, लेकिन कहीं तो होगा। तो कोई भी ऐसा अल्फाबेट जिसके ऊपर क्या आ जाए, कैप आ जाए, वो कैसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। उसकी क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर लिखेंगे इसको, पहले सब समझ लेते हैं क्योंकि ये सारा बना रखा है हमने। अब अगर मैं 2i कैप लिखूं प्लस 3j कैप लिखूं, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है, बताओ। ये सब ध्यान रखना, ये सब हम ग्राफिकल पढ़ रहे हैं अभी, ग्राफिकली सब ग्राफ में वो चल रहा है। ठीक है, इसको हमने बना दिया। चलो इसको समझते हैं। 2 किस डायरेक्शन में है, एक्स, सही है। तो मैं यहां से क्या कर दूं, 2 बना दूं, यहां से बना देते हैं, चलो यहीं से बना देते हैं। एक और, अच्छा यहाँ नहीं मान रहा था, एक यहाँ हो गया, एक और यहाँ हो गया। क्या ये 2i कैप है, आप बोलोगे बिल्कुल है। ठीक है, अगर मेरे को 3j कैप बनाना हो तो क्या बनाना पड़ेगा, 3j कैप। 1 2 3, ये कैसा हो गया, 3j कैप। सही है, सबको सही है, सबको सही है। लेकिन ये 2i है, ये 3j है। मेरे को ये नहीं बना, अलग अलग नहीं बनाना था, मुझे क्या बनाना था, इनका प्लस बनाना था, इनका सम करके क्या आएगा। ठीक है, अब ये वही चीज कनेक्ट होगी जो यहाँ पे मैंने मैथ्स में समझाई थी। मैथ्स में अगर आप 2,3 बनाओगे तो कहाँ बनेगा, 2,3। तो अगर मैं यहां से इस ओरिजिन से एक वेक्टर खींचूं, कहां से, देखो कहां तक ले जाऊं, यहां तक। अब ये जो वेक्टर है ये कैसा वेक्टर होगा, 2i प्लस 3j। कैसा है, समझ में आया, क्योंकि ये कितना आगे की तरफ है। आप बोलोगे 2 कदम ये x की तरफ है, कितने कदम ये y की तरफ है, 3 कदम कहाँ की तरफ है, j की तरफ है, y की तरफ है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2i कैप प्लस 3j कैप।
ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो एक वेक्टर बनाना आता है आपको एक्स वाला, केवल एक्स वाले के लिए क्या करते हैं हम, केवल आई कैप का इस्तेमाल, वाई वाले के लिए जी। उसके अलावा अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर आ गया आई प्लस जे, तो कैसे बनाएंगे हम, उनको ऐड करेंगे। जैसे अगर मान लो इसको ना ऐसा भी नहीं, इसको एक और चीज करते हैं हम, मेरे को अगर बनाना हो आई कैप प्लस 2 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 i कैप, बताना जरा ये कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज देखो, आई वाले ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो एक्स की तरफ है, जे वाले से ऐड होगा नहीं क्योंकि वो वाई की तरफ है, दोनों वेक्टर अलग अलग है। तो ये आई और ये आई कितना हो जाएगा, 5i कैप प्लस 3j कैप। मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो 5 तो एक्स की तरफ हो और 3 कितना तरफ हो, जे की तरफ। ठीक है, अब अगर ऐसा मैं एक ग्राफ बनाऊं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे बना देते हैं 6, 1 2 5। ठीक है, आपको फिजिक्स से नोटों में ऐसा नहीं होना है ना, मैं तो बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 5 किसकी तरफ होना चाहिए, आई। अगर मैं यहाँ का ओरिजिन मान लूँ तो 1 ये हो गया, 2 3 4 और 5, मतलब यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, अब मैं इधर उधर वाला नहीं बना रहा। और 3 कहाँ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। तो बताने जरा कौन सा आएगा कॉमन कोऑर्डिनेट, ये वाला। इसमें 5 जब मैं यहाँ से एक वेक्टर बना दूंगा ऐसा, तो बताओ अब ये 5 किसकी तरफ है, एक्स की तरफ, और 3 कितना है, तो इसी को क्या बोलेंगे, 5i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जो क्या देने के लिए काम आते हैं, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये बात समझ में आई। और हमने क्या पढ़ा इसके अलावा, हाँ आई कैप, मतलब कितने यूनिट वेक्टर होते हैं आपके में, ठीक, कौन कौन से, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये फिक्स्ड है। इसके अलावा अगर आपको खुद से बनाना है तो आप खुद भी बना सकते हो, बस इसके ऊपर क्या लगाना जरूरी है, कैप लगाना जरूरी है, क्योंकि कैप डिनोट करता है कि वो कैसा वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है वो, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब हम एक चीज और सीखेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखने से पहले मैं एक बार तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं। अगर यहाँ पे 0 0 मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, आपको इनका नाम देना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वेक्टर का नाम बताओ, आई कैप, वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा, आई कैप। ठीक है, ख्याति जी नेक्स्ट वेक्टर क्या नाम होगा उसका, हाँ यूनिट वेक्टर ही डालेंगे, डायरेक्शन तो इधर चलेगी। हाँ वो तुम देखो, मेरे को नाम बताओ खाली बस। हाँ, बीच में, इनके बीच में, हाँ वेरी गुड। 2 आई की तरफ है, 2 जे की तरफ है, तो क्या आएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है सृष्टि जी, हाँ द्वार से देखो, ईशान, हाँ वेरी गुड, ईशान ने सही बताया, आई कैप प्लस 1 2 3 4 4j कैप, 1 2 3, अच्छा सॉरी, हाँ 3j कैप, सही है सही है सही। और ये वाला, हाँ भाई दिल में, वेरी गुड 2j कैप। ठीक है, तो मेरी ख्याल से यूनिट वेक्टर्स को समझ में आ गया और सबने सही बताई हुई है। ठीक है, एक्सेप्ट सृष्टि थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, चलो लिखो जल्दी। इट इज अ वेक्टर यूज्ड ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। ठीक है, 3 यूनिट वेक्टर्स
के बारे में हमको पता होना चाहिए, जिसका नाम, इसको हम ऑर्थोगोनल ट्राइड भी बोलते हैं शायद, ऑर्थोगोनल ट्राइड। ट्राइड मतलब तीन की तकड़ी। तो बेसिकली दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप और दिस इज के कैप। ठीक है, तो ट्रिक, व्हाट इज ट्रिक? ट्रिक बहुत सिंपल है। आई कैप आपका एक्स को शो करता है, जे कैप आपका वाई को शो करता है और के कैप आपका जेड को शो करता है। ठीक है, इसका एक पॉइंट और नोट, कैप, इसको ब्रैकेट में बोलते हैं कैप। कैप ओवर एनी अल्फाबेट shows that it is a unit vector। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। अब ये कैसे कनेक्ट होगा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको मिटाते हैं। ठीक, ऊपर वाला तो इरेज कर देते हैं हम, नीचे वाला आप लिखते रहो। ठीक है, डन। ग्राफ भी बना लिया होगा। ठीक है, नाउ अब मैं इसमें ग्राफ नहीं बनाऊंगा, आपको आइडिया लग गया किस तरह बनाना है। बस ये ध्यान रखना है जो बड़ा वेक्टर उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। हम आइडिया लेके बना लेंगे, स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, इसको रेज कर दें। चलो ठीक, देखो अब मुझे ये पता है कि ये 2i है और यहाँ पे ये कितना है 3j, राइट? सही है, थोड़ी लेंथ बड़ी है, थोड़ी लेंथ छोटी है। अगर मेरे को 2i प्लस 3j बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताना जरा। इसके बीच से जाएगा इस तरीके से कि दो तो आई की तरफ हो, बिल्कुल वहाँ मैच करना चाहिए, और तीन यहाँ की तरफ हो। सही है, तो उसको क्या बोलेंगे 2i प्लस 3j। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसको मैं अलग से बना रहा हूँ इस तरीके से, ये कौन सा वेक्टर हो गया 2i प्लस 3j। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान सुनना, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसी में सारा राज छुपा हुआ है। 2i प्लस 3j तो रिप्रेजेंटेशन है ना इसका, कि दो ये x की तरफ है, तीन ये x की तरफ है, y की तरफ है, राइट? लेकिन अगर मैं इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं? क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं कि कोई एक पर्सन था, जैसे राम मान लेते हैं, जो कि 2 किलोमीटर एक्स डायरेक्शन में गया। 2 किलोमीटर कहाँ गया? एक्स डायरेक्शन में। 3 किलोमीटर गया वाई डायरेक्शन में, ईस्ट नॉर्थ कैसे भी मान लो। 2 किलोमीटर यहाँ गया, ठीक है, 2i कैप यहाँ गया ये, और 3 कितना गया ऊपर की तरफ, एक्स वाई को यूज नहीं करेंगे ना। 3 कहाँ गया ये बताओ, जे की तरफ, ये सही है। तो मैं बोलूंगा कि वो वेक्टर बताओ जो डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये आएगा वेक्टर। और इस वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे? जैसे वहां डिनोट किया है कि वो 2i प्लस 3j, यही है। ये 2i यहाँ पे क्या है 2 किलोमीटर, ये 3i क्या है यहाँ पे 3 किलोमीटर। अब ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना। एक्चुअल में इंसान ने, मतलब राम ने यहाँ से यहाँ तक कितना चला। अब मैं ये थोड़े बोल सकता हूँ कि 2i प्लस 3j चला, मेरे को क्या बताना पड़ेगा? किलोमीटर में बताना पड़ेगा ना कि कितना किलोमीटर है। मतलब बेसिकली मुझे यहाँ से यहाँ तक की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, वैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक है कितना, ये नहीं पता ना मुझे। ये तो केवल रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन मतलब समझते हो कि भैया इससे मेरे को बस ये पता चलता है कितना एक्स है कितना वाई है, लेकिन इससे मेरे को इसकी लेंथ तो नहीं पता चल रही ना, है ना? हाँ वेरी गुड, 5 तो आएगा। उसी को बोलते हैं क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालना? मैग्नीट्यूड। कि भैया मेरे को इस वेक्टर की क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। अब एक तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, और दूसरा उसको मैं जस्टिफाई भी कर दूंगा। अगर आपके पास एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, ठीक है, ए एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये एक वेक्टर है, और आपको बोला गया कि ए का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड मतलब इन तीनों को सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगी। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, पहले तो ये वेक्टर बनाना पड़ता है, इससे बगल में ये दो डंडे बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ताकि पता चल जाए कि भैया ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है। ये क्या बता रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ये जॉब को याद करना पड़ेगा। अब ये क्यों होता है? बहुत सिंपल है। अगर वहां पे ए आई कैप है तो यहाँ पे ए आई की जगह क्या है बताना जरा। ए आई की जगह बताओ 2i, आई की तरफ जो है वो वही तो ए है। दूसरा क्या है बीजे, बी की जगह क्या है यहाँ पे 3k, सही है। और ये कौन सा वेक्टर है? ये सबको जब प्लस किया गया था तो क्या बना था एक ए वेक्टर। तो वैसे ही ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे बताना जरा, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब इसमें क्या नहीं दिखाया मैंने, के वाले नहीं दिखाया। इसमें क्यों नहीं दिखाया के वाला, कोई बताएगा?
क्योंकि 3D हो जाएगा और 3D को विजुअलाइज करना और ज़्यादा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसको विजुअलाइज करना आसान है, इसको विजुअलाइज कैसे कराऊँ मैं बताऊँ। ये यहाँ से ऐसे आगे की तरफ आया, इसको विजुअलाइज नहीं करा सकते ना, तो फिलहाल हम 2 से ही कर रहे हैं। अब अगर आपको ये पता है ये क्या है, एक कौन सा ट्राइंगल है बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर मेरे को वो फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो मैं क्या करता इसको निकालने के लिए, बताना जरा। √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो करता। अब मैं जब ये कर रहा हूं मैं लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन मेरे को इनडायरेक्टली मिल क्या रही है इसकी लेंथ, जो कि क्या होती है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। टू हाँ हाँ क्या कुछ भी, हाँ वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको किसी भी वेक्टर की क्या निकालनी हो, क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड। तो उसका कैसे निकालेंगे हम, जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर, उसको क्या करेंगे फिर ऐड, उसका क्या निकालेंगे फिर √। ठीक है, एक बार इसी चीज को दोबारा से समझते हैं ताकि आपके में क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। ठीक है, मान लो हमको एक वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप, ये एक ए वेक्टर है। आपसे बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। सही है, लॉजिक से निकालें फॉर्मूले से निकालें, दोनों से निकालते हैं। पहले है फॉर्मूला, फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला क्या है आपका बताओ, √a का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। मैं बोलूंगा मेरे पास जो गिवन वेक्टर है वो है a वेक्टर, जो कि किसके बराबर है 3i प्लस 5j। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं फॉर्मूले वाले से, फॉर्मूला बोलता था कि आपका पास a वेक्टर है जिसमें ai है प्लस bj है प्लस c के, तो यहाँ पे कंपेरिजन से a मेरा किसके बराबर होगा 3, b किसके बराबर होगा 5, c किसके बराबर होगा 0, क्योंकि c है ही नहीं। सही है, और मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्टली अगर फॉर्मूला में पुट करूं तो जो मेरा a का मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो आपका क्या आना चाहिए बताओ, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा √34। ये आया आपका फॉर्मूले से। सही है, इसी को अब बाय कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बाय कॉन्सेप्ट। अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं पता तो मैं कॉन्सेप्ट भी लगा सकता हूँ। 3i इसका मतलब 3 ये i की तरफ है, सही है। 5j मतलब कहाँ 5 किसकी तरफ है, j की तरफ है। अब अगर इन दोनों को मेरे को प्लस करना है तो कौन सा वेक्टर बनाना पड़ेगा बताओ, इन दोनों को अगर मेरे को प्लस बनाना करना है तो कौन सा वेक्टर बनाना पड़ेगा, ख्याति जी प्लीज फोकस है। इन दोनों को प्लस करना है तो कौन सा वेक्टर बनाना पड़ेगा, हाँ यहाँ से एक ऐसा वेक्टर बनेगा, यही होगा 3i प्लस 5j। और मेरे को इसी का क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो भैया मेरे को जब दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये 5i है, ये 5j है, ये 3i है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या आएगा 9 प्लस 25, क्या आएगा 34। तो बाई कॉन्सेप्ट और बाई फॉर्मूला आंसर क्या आएगा आपका सही। तो सबको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता चल गया। क्या है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, √ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसका स्क्वायर बीच में प्लस। नहीं वो अलग चीज है, उससे कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। अब दो मैं अभी इसके बाद मैं आपको कंफ्यूज करने ही वाला हूँ, वो जो तुम टॉपिक उठा रहे हो, ठीक है, तभी मैं इससे सब चल रहा। हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या था बताना जरा, यूनिट वेक्टर। नहीं यूनिट वेक्टर तो निकाल लिया, क्या निकालना था हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, क्या निकालना था, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। सपोज वी हैव अ वेक्टर जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा a इक्वल टू ai प्लस bj प्लस c के, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। और इसको ना एक और तरीके से लिखते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड से वेक्टर कट जाता है, इसको सिंपल a भी बोल सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और इसी के साथ आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दोगे, फाइंड मैग्नीट्यूड। हाँ हाँ वो लिखो लिखो,
ऑफ अ वेक्टर p इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस का 2k। चलो ये आपका क्वेश्चन है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बता देना मेरे को फिर। अब इसको कनेक्ट करते हैं पिछले वाले टॉपिक से, ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक जो था, जो करने के बाद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी लगेगा। ये तो कर लोगे ना, √17 इसका आंसर, ठीक है। चलो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करा था, ठीक है, सबको याद है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब मैं बिल्कुल डेफिनेशन वाइज कराऊंगा, बिल्कुल बुक की टर्म्स में। बुक की टर्म्स में बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है आपके पास वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूंगा कि ए वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो आप फिजिक्स पढ़ लिया आपने, आई कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? आई कैप। बी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? के कहाँ है वो? आई और जे, कुछ कुछ थोड़ा आई है थोड़ा जे है, इसको आई और जे की प्लस की फॉर्म में ही तो लिखेंगे, है कि नहीं? ये बात समझ में आई? तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि आपको जो दूसरा वेक्टर है ना, उसके टेल को इसके हेड से कनेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरे वेक्टर के टेल को इसके किससे कहाँ कनेक्ट करना है आपको? हेड से। तो कुल मिला के हाँ होगा मेरा, देखो जो ए वेक्टर है वो अलग एक हाँ आई वेक्टर है, हाँ आई कैप है, और जो बी बी वेक्टर है वो आई कैप प्लस जे कैप है, हाँ, न्यू में करके। ठीक है, सही है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब ये क्या बोलता है, आपका ए वेक्टर का हेड, ये मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, ये पार्ट क्या होता है आपका? हेड होता है, और ये पार्ट क्या होता है? टेल होता है। तो इसके हेड से इसका किसका क्या कनेक्ट करना है आपने? टेल। तो ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। सही है, इसका टेल इसके हेड से कनेक्ट हो गया। ये बात क्लियर है सबको? अब ये बोलता है कि ए और बी ने मिलकर जितना काम किया वो करेगा इसके इसके टेल से एक वेक्टर खींचो और बी वाले के हेड तक जाओ, ठीक है, और इसी को बोलोगे आप आर वेक्टर। क्या बोलोगे? यही कह रहा था हमने लास्ट क्लास में कि आर वेक्टर को क्या बोलते थे हम? क्या नाम था इसका? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते थे इसको हम? रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका आंसर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मेरे को पता है आप कंफ्यूज हो गए होगे, हर साल की बात है, हर साल बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। इसी को हम फिजिक्स की टर्म्स में समझेंगे तो आपके लिए आसान रह जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। फिर से हम राम का एग्जांपल ले लेंगे। राम गोज टू स्कूल 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, एंड 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। 5 किलोमीटर नहीं, इसको या फिर पहले चलो 5 किलोमीटर लेते हैं, फिर इसको चेंज कर देंगे। 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। क्या फाइंड करना है आपको? रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैंने मैग्नीट्यूड नहीं बोला, मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है खाली। अब एक बताओ, 3 किलोमीटर कहाँ है? ईस्ट। ईस्ट सबको पता है, इस तरफ होता है, तो ऐसा बनेगा 3i कैप, ये होगा 3 किलोमीटर। 5 किलोमीटर नॉर्थ, ऊपर की तरफ होगा, और इस वेक्टर से लंबी होनी चाहिए लेंथ 5 किलोमीटर, सॉरी 5 क्या जाएगा ये? जे कैप, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, क्या बताना है आपको? रिजल्ट वेक्टर। हमने ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया कि नहीं किया बताओ? इसके हेड से मैंने इसका टेल मिला है, खुद ही मिला है मैंने ऑटोमेटिकली, दिमाग लगा के, ठीक है। और इसके टेल से मैं एक वेक्टर बनाऊंगा इस तक। और क्या मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा? क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा? नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड तो बोला ही नहीं ना। उसने ये नहीं बोला कि आपको यहाँ से यहाँ तक कितना गया, उसने क्या बोला है? रिजल्टेंट वेक्टर, कि भैया वेक्टर बनाओ। तो वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर 3i कैप प्लस 5j। तो जब आप ये करते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इससे जो आपका आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? एक वेक्टर ही आएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, उससे मैग्नीट्यूड नहीं पता चलेगा। लेकिन जब लास्ट क्लास में हमने करा था, वो अगर लगाओगे तो उससे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। मतलब इसी के ना, ये जो ये बनाया ना, ये जो रिजल्टेंट है, इससे दो क्वेश्चन बनेंगे रिजल्टेंट से। एक तो बोलेगा कि भैया रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, तो उस केस में आपको मैग्नीट्यूड नहीं निकालना। एक बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालो, तो उसमें अंडर रूट लगेगा, फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। वो डिपेंड करता है किस पे? किस पे डिपेंड करता है?
क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लूँ, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिर से लिख दें हम कि मान लेते हैं आपको एक वेक्टर दिया है ए, जो आपके पास है 3i+2j, बी वेक्टर दिया है एक, हालांकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर भी मैं आपको दूंगा 2i+3j, ठीक है। फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बताना जरा कैसे करोगे। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंट मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके बताओ ना मुझे इसको, या फिर इसको मैं ऐसे ही बोल सकता था फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकता था इसको मैं, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। चलो यहाँ ध्यान दो, देखो ए वेक्टर को अगर देखो तो ए वेक्टर, अरे यहाँ ध्यान दो, ए वेक्टर आपका 3 किसकी तरफ है, 3i और 2j, ये तो ए वेक्टर नहीं होगा ना, क्योंकि ए वेक्टर तो एक ही होना चाहिए, तो मैंने दो अलग अलग वेक्टर बनाए हैं, मैंने बस ये हेल्प लेने के लिए बनाए हैं। एक्चुअल में ए वेक्टर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि इसके 3 एक्स की वजह से और 2 कहाँ हो जाएगा जे। अब मैं इसको मिटो देता हूँ और इस वेक्टर को बोल दूंगा ये कौन सा वेक्टर है आपका, ए वेक्टर है, क्योंकि इसमें 3 आगे की तरफ है 2 आगे की तरफ है, और इसकी वैल्यू कितना है बताना चला, 3i+2j, सही है, सही है दिलमित, सही है। अगर मैं ऐसा ही एक और वेक्टर बना दूं और इसको मैं बोल दूं बी वेक्टर, क्या ईशान ये सही होगा। अगर मैंने ठीक ऐसा ही एक वेक्टर बना दिया, क्या ये वेक्टर सही होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, यशिका सही होगा कि नहीं है? अलग है डेफिनेटली अलग है ना, आप खुद देख के देखो ना। अगर मैं इसको बनाऊं तो अब मेरे को 2i की तरफ और 3 कितना 3j की तरफ, तो अब जो बनेगा वो ऐसा बनेगा ना, क्या दोनों के एंगल सेम होनी चाहिए, नहीं ना, तो देखो ना इसको मिटो, तो ये है आपका बी वेक्टर। अब बी वेक्टर कितना गया बताओ, ये है आपका कितना 2i+3j, ठीक है, यही है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो ये कितना था बताना जरा, 3 था आई की तरफ, ये कितना है 2 है आई की तरफ। जब इन दोनों को वेक्टर को मिला हो गया, आप मान लो मैंने ये इसको इस तरह बना दिया, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो बहुत आसान होता, ठीक है, ये आपका था 3i+2j, सही है। और इसी में मैं अगर थोड़ा सा ऐसा बना दूँ, ये 2i+3j, यही होगा, यही होगा। तो कुल मिला के ये आई की तरफ कितना चले गया बताना जरा, 3 ये ऑलरेडी जा चुका था यहाँ तक, उसका 2 और गया तो कितना हो गया 5i, सही है। 2 ये ऑलरेडी ऊपर था, कितना और ऊपर चले गया 3 और चलेगा, क्या आया 3j, सॉरी 3, हाँ तो टोटल कितना आ गया 5j। तो कुल मिला के मैंने ग्राफिकली आपको समझाया कि ये कैसे आया, कैसे हमने यूनिट वेक्टर को बनाया, कैसे डिजाइन किया, ठीक है। तो अब इतना तामझाम करने के बजाय मैं सीधे सीधे अगर क्वेश्चन को करना चाहूँ, ये तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए था, अगर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन को करना चाहूँ तो मैं बनाऊंगा एक वेक्टर ए, इसको मैं लिख दूंगा 3i+2j, और ए वेक्टर में एक और बनाऊंगा, लेकिन सेम नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होगी है, और ये ऊपर की तरफ ज्यादा होगा तो इसका एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज्यादा रखूंगा मैं, ऐसा करके, और इसको बोल दूंगा बी वेक्टर, जो कि क्या होगा आपका कितना 2i+3j, और मेरे को क्या बोल रहा है ए प्लस बी वेक्टर निकालना है किसमें, ग्राफिकल में, तो मैं आई को आई से प्लस करूंगा तो क्या जाएगा 5i, जे को जे से प्लस करूंगा क्या जाएगा 5j, मतलब एक ऐसा वेक्टर बनेगा जिसकी लेंथ इससे क्या हो बड़ी हो थोड़ी सी, क्योंकि इसमें 5i भी होना चाहिए और 5j भी होना चाहिए, तो अब ये बना 5i+5j, सही है। लेकिन ध्यान से सोच कर देखो, बैक एंड पे आपने लगाया कौन सा लॉ, ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, यही तो लगा। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो यही तो लगा ही, आपने ये लिखा ए वेक्टर, इसके हेड से टेल को कनेक्ट किया बी वेक्टर, और यहां से ये बना दिया ये हो गया आर वेक्टर, यही तो था, जो कि किसके बराबर आया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को प्लस किया आपने, इसी को ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के दो अलग अलग फॉर्मेट हैं, एक फॉर्मेट जो आपको क्या निकालना बताता है केवल वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट, और दूसरा फॉर्म क्या बताता है मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ, मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट, वेक्टर फॉर्म बनाना है डायरेक्ट प्लस, किसको किससे प्लस करेंगे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। आई से जे प्लस नहीं होगा क्योंकि आई इधर होता है जे इधर होता है, प्लस हो ही नहीं सकते, दो अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर प्लस नहीं सकते, ठीक है। अब लिख लें हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, चलो इसको इरेज कर दें, चलो यहां ध्यान दो, सपोज वी हैव
टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए ऐसा बना देते हैं, बी ऐसा बना देते हैं, ठीक है। कनेक्ट हेड या टेल, टेल टेल ऑफ बी वेक्टर टू हेड ऑफ ए वेक्टर। अब मैं इसको यहाँ बनाता हूँ कि आपका क्या बोल रहा है, हेड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के हेड में बी वेक्टर बनाओ, ठीक है। नाउ जॉइन टेल ऑफ ए वेक्टर टू हेड ऑफ बी वेक्टर such that it makes a triangle। मतलब ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, और ये आपका आर वेक्टर हो गया। देन दिस वेक्टर इज नोन एज आर वेक्टर, ब्रैकेट में लेंगे रिजल्टेंट। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा यूनिट वेक्टर, फिर हमने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते किसी वेक्टर का, फिर हमने ट्रायंगल लॉ को पढ़ा। अब आपके पेपर में अगर आएगा, और आएगा ही आएगा, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, जिसका भी थर्ड चैप्टर ऑफ टेस्ट में आएगा, दोनों में से एक लॉ जरूर आएगा ड्राइव के लिए पूरा का पूरा। सबसे पहले आपको ये करना होगा जो भी मैंने कराया कि एक को हेड को दूसरे के टेल से मिलाओ, और आर वेक्टर आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। उसके बाद फिर करना पड़ेगा जो मैंने पहले दिन कराया था, टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ताकि टीचर को पता चल जाए कि इसको दोनों फॉर्म पता है, वेक्टर फॉर्म कैसे निकालें और मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। ये बात समझ में आ गया। एक टॉपिक हमको और करना है जिसको बोलते हैं कि हम यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, फाइंडिंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसको समझते हैं पहले, ठीक है। किसी का अलार्म बज गया आपका, ठीक है, चलो ठीक है, चलो याद है, ठीक है। अगर एक वेक्टर ये है जिसको मैं बोल देता हूँ 3i प्लस 2j वेक्टर है, ठीक है, 3i प्लस 2j वेक्टर है, और मैं बोलता हूँ कि इसका क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो? यूनिट वेक्टर निकालो। तो पहले तुम में से कोई मेरे को समझा सकता है कि मैंने क्वेश्चन पूछा क्या? आधोगे तो ऐसे बाउंस जाएगा, ये क्या बोल दिया सर। देखो जब भी फिजिक्स में ना डाउट आए ना, तो बैक टू द बेसिक्स। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या हो 1, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, जो क्या काम का है, केवल डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने इस तरह से एक वेक्टर बना दिया, ठीक है, और ये एक ही बॉक्स है, केवल क्या है, एक ही बॉक्स, तो क्या ये वेक्टर है या ये यूनिट वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि अगर आपको लिखोगे तो आई कैपिटल लिखोगे। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 1 आई कैप कौन लिखेगा भैया, आई कैप, सिंपल। तो ये यूनिट वेक्टर है। तो इसकी लेंथ क्या 1 है? नहीं है। और जब तक इसकी लेंथ 1 नहीं होगी तब तक क्या मैं इसको यूनिट वेक्टर बोल सकता हूँ? नहीं। तो सिंपल कहानी यही है कि जब भी किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना होता है, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इसी वेक्टर को श्रिंक करो इस तरीके से कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो, क्योंकि डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, श्रिंक होके क्या हो जाए, 1 हो जाए, यहां तक हो जाए। तो तब ये वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। समझ में आया? ये बात समझ में आया? तो इनिशियली मान लेते हैं कि मुझे गिवन था ए वेक्टर, इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया है, 3i प्लस 2j, यही है। अब मुझे क्या निकालना है? ए कैप का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। 10 मिनट, ठीक है। ए वेक्टर, हाँ ठीक है, अभी भेज देंगे।
ठीक है। ए वेक्टर का सब डिवाइड करना पड़ेगा। ए वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा हमें बताओ, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मेरे को ए के ऊपर क्या डालना पड़ेगा, कैप। अब ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थोड़ा वापस बात कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का। थोड़ा प्रकाश आ रहा है। कैलकुलेट करके बता देता हूं। अगर मेरे को ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कहता है कि पहले तो ए वेक्टर को सीधा सीधा लिख दो और नीचे किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर तो सीधा सीधा यही वेक्टर होगा, क्या आएगा बताओ, 3i प्लस 2j। सही है, 6 बजते ही कॉल आ जाता है। छुट्टी पागल हो गए तो चलो वेट करो वेट करो। तो अंडर रूट में क्या करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के लिए बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही बताया था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो क्या आएगा बताना जरा, 3i प्लस 2j अंडर रूट में 9 प्लस 4 16, नहीं 9 प्लस 4 है ना 13 आएगा ना। तो यही जो वेक्टर होगा यही वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे 2 मिनट रुक जाओ, हाँ, रुक जाओ ईशान प्लीज। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है इसी वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर। ये देखने में आपको यूनिट वेक्टर लग रहा है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 1, लेकिन क्या इसकी वैल्यू 1 आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन वो दिख नहीं रही, एक्चुअल में 1 ही आ रही है। अब कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जब आप किसी एक वेक्टर को उसी वेक्टर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ए इसका वेक्टर का क्या निकालो, कैसे निकालेंगे इसका, अंडर रूट में जो इसकी वैल्यू है 3/√13, 3/√13 का होल का स्क्वायर प्लस 2/√13 का होल का स्क्वायर, यही आएगा। तो क्या आएगा बताना जरा, 13 बाय क्या आएगा 1। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 ही तो है। दिल्ली में तभी रुक जा, ठीक है ये लिखेंगे पहले, ठीक है ठीक है, ये बात समझ में आई। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताओ, उस वेक्टर को सीधे सीधे लिख देना और किससे डिवाइड कर देना है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं और फिर तुम लोग जा सकते हो एक क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, वेट कर रहे हैं, टू फाइंड वेट कर रहे हैं, वेट कर रही है। ओए सब और ही में बच्चा है, बताओ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर हम क्या करेंगे, ईशान। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर अपन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। दिस फॉर्मूला विल नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इट विल रिड्यूस इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करेगा टू 1, मैग्नीट्यूड बना जाएगा केवल बस। ठीक है, इसके बाद आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो और फिर लिख के जा सकते हो कि आपके पास एक ए वेक्टर है जो है आपके पास, मान लो 12i प्लस 5j, फाइंड ए कैप।